कल इससे पहले वाली क्लास में आपने इस वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में जो देखा था कि टेट्राहेड्रल तक हम लोग पढ़ लिया टेट्राहेड्रल वाइड क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट जो है हमारा ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होते हैं? देखिए क्या होता है कि जब कोई 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया जाए, ठीक है, इस तरह से, तो एक ट्रायंगुलर वाइड बन के तैयार हो रहा है, देख रहे होगे। इस ट्रायंगुलर वाइड पे यानी ये जो लेयर है आपकी, ये जो प्लेन है पूरा, इसके ऊपर एक लेयर और रखी जा रही है, ठीक है, वो डिफरेंट है। उसमें क्या हो रहा है कि ये इस तरह से रखना है हमको कि जो ये वाला ट्रायंगल है इस पे हमको इस वाइड को ढक देना है। प्रयास क्या करना है कि ढक जाए, ये वाइड क्या हो जाए, ढक जाए, ठीक है। इसीलिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। देखिए जब आपने इस तरह से इसको रखा तो आपने पाया क्या कि ये वाइड अभी भी पूरा ढका नहीं है, खुला हुआ है। देख पा रहे होगे, अगर ध्यान से देखो तो आप देख रहे होगे कि ये वाइड अभी भी क्या है, हल्का सा खुला है, ठीक है। ये पॉइंट देख सकते हो, ये खुला हुआ है वाइड। तो ये जो पोर्शन जितना ये अभी बाकी है, जो ये खुला है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। कैसे बन जाता है ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ज़रा देखिए, ये स्थिति अंदर दिखाई पड़ती है, ये स्ट्रक्चर अंदर होता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है। इस वाइड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होते हैं, अब इस पर बात कर ली जाएगा तो कह सकते हो कि जब दो डिफरेंट प्लेन के मॉलिक्यूल्स जब आकर एक दूसरे से मिलते हैं और एक ट्राइगोनल वाइड दूसरे ट्राइगोनल वाइड के ऊपर अपोजिट एक्सिस के साथ ओवरलैप करता है तो क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड बन के तैयार होता है, ठीक है। तो इसको हम ऑक्टाहेड्रल वाइड कहेंगे। बात मेरे ख्याल समझ में आ रही होगी ना। ऑक्टाहेड्रल वाइड के बारे में जब इतनी बात हो गई है तो आगे बढ़ रहे हैं इसमें, क्या कि ये जो वाइड्स होते हैं ये किसी भी यूनिट सेल में कहाँ पर होते हैं। मेनली देखो हमारे जो सिलेबस है वो सिलेबस जो है वो एफसीसी का है, ठीक है। तो एफसीसी में ये वाइड कहाँ पर होगा इस चीज़ को हमको देखना है, ठीक। चलिए देखते हैं अब आगे। सामने दिख रही होगी कि कह रहा है लोकेशन ऑफ डिफरेंट वाइड्स इन एफसीसी यूनिट सेल। एफसीसी यूनिट सेल में जो है वो कौन कौन से वाइड्स होते हैं देखा जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन से वाइड और कहाँ पर लोकेट करते हैं, ठीक है। तो अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आराम से आ जाएगा। देखिए ऑक्टाहेड्रल वाइड की बात की जाए, किसकी बात की जाए, ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ पर लोकेट करेगा, अगर एक क्यूब बना लेते हो, कहता है ऑक्टाहेड्रल वाइड किसी भी एफसीसी सेल में 2 जगह पर लोकेट करता है। एक तो वो लोकेट करता है एज सेंटर पर, एज सेंटर पर, ठीक है। एज का जो सेंटर होता है पॉइंट, उस पर वो लोकेट कर रहा होता है, ठीक है। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहाँ पर है, वो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बॉडी सेंटर पर। कहाँ पर है, बॉडी सेंटर पर, सेंटर, ठीक। अगर आप एक क्यूब बना लो, इस क्यूब में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एफसीसी क्यूब की क्या खासियत होगी, उसके कॉर्नर पर एटम होगा, ठीक है ना, उसके कॉर्नर पर एटम होगा। और कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पर एटम होगा, उसके फेस सेंटर पर एटम होगा, ठीक है। तो जब फेस सेंटर पर एटम होगा, क्या होगा, फेस सेंटर पर जब एटम होगा तो आप देख पाओगे कि बीच का एक प्लेस जो है, ये जो प्लेस जिसको हम अब अगर देखें ब्लैक पेन से दिखा सकते हैं, यहाँ पर देख रहे होगे तुम लोग, ये जो बीच का प्लेस है ये खाली हो जाएगा जब चारों तरफ से एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो जब ये बीच का प्लेस खाली हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, कौन सा वाइड बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड, जो कहाँ पर होता है, बॉडी सेंटर पर होता है। और उसके बाद देख रहे हो जब ये अरेंजमेंट आप देख रहे हो, तो एक प्लेन पर जब ये अरेंजमेंट आप देखो तो ये प्लेस खाली है, ये प्लेस खाली है, ये प्लेस खाली है और ये प्लेस खाली है। तो दैट इज एज सेंटर, ठीक है। अगर सामने से देखो तो ये चीज़ ऐसे दिखाई पड़ती है आपको, ऐसे,
ठीक है। तो अब ये चीज़, ये प्लेस, ये प्लेस, ये प्लेस और ये प्लेस तो खाली ही दिख रहा है ना। तो ये जो प्लेस खाली है यही क्या है, एज सेंटर है। और यहाँ पर आप किसी भी एटम को रख सकते हो, यानी यहाँ पर एक रिक्ति है, वैकेंट प्लेस है, एम्प्टी प्लेस है, डेट इज नोन एज एज सेंटर। तो वहाँ पर एज सेंटर उसे कहा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह के जो है प्लेस हो गए, एक बॉडी सेंटर, दूसरा एज सेंटर। और वहाँ पर वाइड्स हो सकते हैं और वहाँ पर एटम्स को प्लेस किया जा सकता है। ठीक है ना। तो अब आपको ऑक्टाहाइड्रल वाइड की पोजीशन एफसीसी यूनिट सेल में क्लियर हो गई होगी। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग किस पर, टेट्राहाइड्रल वाइड पर। ठीक है। टेट्राहाइड्रल वाइड की अगर बात की जाए तो टेट्राहाइड्रल वाइड कहाँ पर होनी चाहिए, किसी भी एफसीसी यूनिट सेल में अगर डायगोनल खींचा जाए, ध्यान दीजिएगा, टेट्राहेड्रल वाइड। ठीक है। टेट्राहेड्रल वाइड की बात करोगे तो अगर एफसीसी क्यूब है आपका, अब इसमें आइटम हम लोग नहीं बनाएंगे अभी। ठीक है। एफसीसी क्यूब है और इसमें डायगोनल खींचा जाए। ठीक है। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो अब ये थोड़ा सा फिगर कम सही बना हुआ है, नहीं तो ये यहीं पर कट करता है, ये चीज़ यहाँ पर आकर कट करनी चाहिए थी। ठीक है। तो ये अगर आप देख रहे हो तो हर डायगोनल में क्या हो गया कि अब आइटम आपने जब रखा शुरू किया तो आपने देखा बीच में एक जगह खाली थी, उसके बाद डायगोनल पे एक छोटा सा प्लेस खाली हो जाता है, ये यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो जो प्लेस खाली हुआ है वो प्लेस किन से खाली हुआ है, जो फेस सेंटर के एटम थे और किसके एटम थे, कॉर्नर एटम थे, इनके बीच में वो जगह खाली हो गई थी। तो वो जो जगह खाली हुई है उसी को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रल वाइड बोलते हैं। टेट्राहाइड्रल वाइड बोलने का क्या कारण होता है, टेट्राहाइड्रल वाइड बोलने का कारण ये होता है कि वहाँ पर एक जो वाइड बनता है उसमें 4 एटम इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। तो इस वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रल वाइड। अगर इसको और सिंप्लीफाइड किया जाए तो सिंप्लीफाइड कर सकते हो, ऐसे कह सकते हो कि ये एटम कॉर्नर एटम है, सपोज करो ये एटम कॉर्नर एटम है और ये एटम कॉर्नर एटम है। इसी के साथ ये एटम जो है ये क्या, फेस सेंटर्ड एटम है। ठीक। इसके इस जगह पर और यहाँ पर 2 टेट्राहाइड्रल वाइड है। ये कौन से वाइड है, टेट्राहाइड्रल वाइड है। ठीक। इसी तरह से अभी 2 कॉर्नर और सामने दिख रहे हैं, उन पर भी ऐसा ही होगा। ठीक है कि नहीं। ये फेस सेंटर्ड एटम हो गया, ये आपके टेट्राहाइड्रल वाइड हो गए। तो ये तो फ्रंट हो गया, इसी तरह से बैक भी होगा। ठीक है। तो एक क्यूब में आपके एक प्लेन पर 2 4 वाइड, अगले प्लेन पर 4 वाइड, यानी 8 वाइड तो आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहे होंगे। ठीक है। देखिए जरा, अगर इस प्लेन को बनाया जाए, एक क्यूब बना लिया जाए और उसमें दिखाने का प्रयास किया जाए, इनको कैसे दिखा पाएंगे हम लोग, देखते हैं। ठीक है। क्यूब दिख रहा होगा आपको। क्यूब में देखिए, ये एटम कॉर्नर एटम, ये 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 कॉर्नर एटम और ये कॉर्नर एटम। यहाँ पर एक फेस सेंटर्ड एटम, यहाँ पर एक फेस सेंटर्ड एटम मान लेते हैं। ठीक है। ये डायगोनल जा रहा था, एक वाइड यहाँ बना, एक डायगोनल इधर से जा रहा था, वाइड ये बना, डायगोनल जा रहा था, वाइड इधर से बना, और यहाँ पर भी डायगोनल, सॉरी इधर से नहीं। ठीक है। इसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ लगाना है, और एक डायगोनल ये था, इसका वाइड ये बना। ठीक। सेम पोजीशन इसकी होगी, ये अंदर की तरफ रहेंगे। ठीक। तो क्यूब के अंदर आप इस तरह से दिखा पा रहे हो, क्यूब के अंदर आप इस तरह से दिखा पाओगे। ठीक। तो ये है टेट्राहाइड्रल वाइड की पोजीशन। अब आ जाती है बारी कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पोजीशन से ज़्यादा जो पूछा जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन करते वक्त हमको नंबर ऑफ वाइड्स पता करनी होती है, किसी यूनिट सेल में कितनी उसकी नंबर है, कितनी उसकी नंबर है, मतलब कि अगर वाइड के नंबर पता चल जाता तो एटम को प्लेस करने में आसानी होगी। अभी क्वेश्चन आप देखोगे तो पता लगेगा आपको कि वाइड की संख्या यानी नंबर ऑफ वाइड्स अगर न पता हो तो क्वेश्चन हम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वाइड ऑक्टाहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल और ट्राइगोनल या ट्रायंगुलर वाइड, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वाइड कितना होगा, ऑक्टाहाइड्रल कितना होगा, इन सब सारी चीज़ों को जानते हैं। देखिए, अगर हम नंबर के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ वाइड्स जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम पर, किसी भी यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट हैं। अब जैसे बात कर लेते हैं हम लोग
पहले नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल की, सबसे पहले नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है, उसको बोलता है इक्वल टू जेड होता है। जेड क्या है? द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। फिर आता है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड तो बोलता है 2 इंटू जेड। क्या बोलेगा? 2 इंटू जेड, यानी जो भी एटम आपके यूनिट सेल में प्रेजेंट है उनकी संख्या का 2 गुना। और फिर आ जाता है नंबर ऑफ ट्राईएंगुलर वाइड, ठीक है, ट्राईएंगुलर वाइड। तो ये कहता है 8 इंटू जेड, यानी यूनिट सेल में जो भी एटम्स हैं उनका कितना? 8 गुना हो जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी यूनिट सेल, जैसे नॉर्मल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें एसएससी की, तो एसएससी में जेड की वैल्यू कितनी होती है? जेड की वैल्यू होती है कितनी? 1 होती है। कितनी होती है? जेड की वैल्यू 1 होती है। तो उस कंडीशन में ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना होगा? 1 होगा। टेट्राहेड्रल वाइड कितना होगा? 2 होगा। और ये कितना होगा? 8 होगा। क्लियर है ना? इसके साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो बॉडी सेंटर्ड में जेड की वैल्यू कितनी होती है? जेड की वैल्यू होती है 2। कितनी होती है? 2। तो वहाँ पर यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वाइड 2 होगा, टेट्राहेड्रल वाइड 4 होंगे और ट्राइगोनल वाइड 16 होंगे। ठीक, फिर आ जाते हैं किस पे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक पे। यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड 4 होंगे, टेट्राहेड्रल वाइड 8 होंगे और ये कितना होगा? 32 होगा। ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। ये मिनिमम की बात नहीं हो रही है, मैक्सिमम इतने वाइड हो सकते हैं किसी भी यूनिट सेल में। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर न्यूमेरिकल लगाते होगे तो काफ़ी आपको यहाँ पर फंसना पड़ सकता है अगर आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो। आगे सभी वाइड्स को, जैसे इंड सेंटर्ड क्यूबिक है, एज सेंटर्ड क्यूबिक है, उसमें भी आप, क्योंकि जेड की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली हुई है, जब जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है तो आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। ठीक है, अगर डीसीसी की बात करोगे, डायमंड सेंटर्ड क्यूबिक, तो वहाँ पर क्या होगा? वाइड्स की संख्या सबसे ज़्यादा वहीं पर मिलती है। ठीक है, कितने वाइड मिल सकते हैं वहाँ पर? नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? कितने होते हैं भाई बताइएगा? एटम होते हैं 8 एटम होते हैं लगभग। ठीक है, 8 एटम होते हैं डायमंड सेंटर क्यूबिक में। तो उसके हिसाब से ऑक्टाहेड्रल वाइड 8 होंगे, टेट्राहेड्रल वाइड जो होंगे वो 16 होंगे और ये जो ट्राइगोनल वाइड होंगे कितने होंगे? 64 होंगे। तो आप निकाल लीजिएगा इसको भी। चलिए, तो आगे बढ़ रहे हैं इसमें। अब हम लोगों को क्या करना है? यूनिट सेल में बात तो हो गई, अब आते हैं स्पेस लैटिस और ब्रेविस लैटिस पे। ठीक है, देखते हैं इसको क्या है ये। तो क्रिस्टल लैटिस की बात कर रहे हो, क्रिस्टल लैटिस के बारे में आपने पहले से ही पढ़ रखा हुआ है। क्या होता है? एक 3 डायमेंशनल यूनिट जो यूनिट सेल से मिलके बनी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ठीक है, किससे मिलके बना है ये? यूनिट सेल से। ठीक है, तो यूनिट सेल से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है ब्रेविस लैटिस। ठीक है, ब्रेविस लैटिस क्या है? कहता है इट इज़ द यूनिक अरेंजमेंट ऑफ 14 unit cells in a 7 crystal system. In a 7 crystal system, this unique arrangement is also known as Brevis lattice. उसी को हम क्या बोलते हैं? Brevis lattice कहते हैं। तो 14 यूनिक अरेंजमेंट है 7 क्रिस्टल सिस्टम में। 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में देखते हैं वो कौन कौन से क्रिस्टल सिस्टम हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्रिस्टल सिस्टम, देखो क्रिस्टल सिस्टम को हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है किस पे? इंटरफेशियल एंगल और इंटरफेशियल इंटरएक्सियल डिस्टेंस या एक्सियल डिस्टेंस। इंटरफेशियल एंगल, ठीक है, और एक्सियल डिस्टेंस। ठीक, इस पर हम लोगों ने क्रिस्टल सिस्टम को डिवाइड करके रखा हुआ है। तो कितने टाइप क्रिस्टल सिस्टम अभी बोला गया? 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम हमको यहाँ पर देखने हैं। ठीक है, आसानी से देखा सकता है। यहाँ पर सबसे पहला जो क्रिस्टल सिस्टम होगा उसे हम बोलते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में जो होता है इंटरफेशियल एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री।
ये तीनों एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं और 90 डिग्री भी होते हैं। इसी तरह से A इक्वल टू बी होता है और B इक्वल टू सी होता है, यानी जो क्यूब होगा वो आइडेंटिकल होगा, उसकी जो लेंथ होगी, हाइट होगी और ब्रेथ होगी वो क्या होगी, सेम होगी। इसी तरह से उसके जो भी एक्सियल एंगल होंगे, जो भी फेसियल एंगल होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, राइट एंगल होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो इस तरह से वो क्यूबिक यूनिट सेल कहलाएगा, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 3 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम, आपको 3 टाइप के ब्रेविस लैटिस दिखाई पड़ेंगे। कौन कौन से लैटिस होंगे, वो हो जाएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये 3 तरह के क्रिस्टल सिस्टम मेनली जो होते हैं वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग अगला बात करते हैं तो आता है दूसरा नाम टेट्रागोनल का। किसका नाम आएगा, टेट्रागोनल। ठीक है, टेट्रागोनल की खासियत क्या होगी, यहाँ पर अभी हमको ना क्या करना है कि हम लोग को इंटरफेसियल एंगल से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, जैसे लिख लिया अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, कोई चेंज नहीं आया। लेकिन A इक्वल टू तो B है, बट B इज़ नॉट इक्वल टू C। A और B तो एक दूसरे के बराबर होंगे, C जो होगा वो A और B से डिफरेंट होगा, या तो बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो यूनिट सेल बनेंगी वो 2 ही टाइप की यूनिट सेल हो सकती हैं। वो कौन सी, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये 2 तरह की यूनिट सेल फॉर्म हो सकती हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्या होगा, अगला है हमारा ऑर्थोरोम्बिक। क्या है, ऑर्थोरोम्बिक, ORTHO, ऑर्थोरोम्बिक। ये ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम की बात करें तो क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये भी राइट एंगल है, बट A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C। अब A B C तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तीनों क्या हैं, छोटे बड़े हैं, यानी उनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट में चेंजेस आ गया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर 4 तरह के यूनिट सेल बन जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये 4 तरह के यूनिट सेल बन के तैयार होते हैं। ठीक है, तो हमने इन चारों को भी देख लिया। अब किसकी बारी आती है, ठीक है, अब आती है मोनोक्लिनिक की बारी। अभी इसमें हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप आराम से इन क्रिस्टल सिस्टम को याद करें। मोनोक्लिनिक, ठीक है, मोनोक्लिनिक सिस्टम क्या होगा, अब A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C, ये चीज़ ओवर हो गई। अब यही चीज़ आगे हम लोगों को प्रोसीड करानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अब एंगल्स की बारी आती है। ठीक है, एंगल में क्या चेंज आएगा देखा जाए। यहाँ पर लिख रहा है अल्फा इक्वल टू बीटा, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, देखते हैं क्या लिखा जाए। इसमें लिखते हैं क्या कि मोनोक्लिनिक सिस्टम में अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब सारे एंगल एक दूसरे के बराबर नहीं रहे, ऐसी कंडीशन आ गई कि अब सारे एंगल एक दूसरे के बराबर नहीं है। अल्फ़ा और गामा 90 डिग्री है, राइट एंगल है, बट बीटा इज़ नॉट 90 डिग्री, वो राइट एंगल अब नहीं है, यानी 90 डिग्री से या तो ज़्यादा होगा या तो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इसे हम क्या बोलते हैं, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल बोलते हैं, क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। और इसमें 2 तरह की यूनिट सेल मिलती हैं आपकी, सिंपल क्यूबिक, हाँ अच्छा एक मिनट, अल्फा A इक्वल टू B, A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिलती है और इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मिलती है। ठीक, ये 2 तरह की यूनिट सेल मिल गई। अब बारी किसकी आती है, अब अगला है हमारा T, यानी अगर 5th की बात करें तो आ गया हमारा ट्राइक्लिनिक। ठीक है, क्या हो गया, ट्राइक्लिनिक हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो होगा कि अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों जो होंगे वो 90 डिग्री नहीं रह जाएंगे। ये कंडीशन अभी सेम चलेगी, अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गामा, यानी तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे और तीनों 90 डिग्री भी नहीं होंगे। ठीक, और A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C, ये कंडीशन तो फॉलो ही कर रही है अभी भी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऐसी कंडीशन जब बनती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइक्लिनिक बोलते हैं। और ट्राइक्लिनिक में सिर्फ एक तरह की यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक सेल, यही बन सकती है।
और कोई भी सेल नहीं बन के तैयार होगी। ठीक, अगला हो जाएगा हमारा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्यूबिक सिस्टम, हेक्सागोनल। ठीक है, हेक्सागोनल में क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, लिख सकते हो, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री ये लिखा जाएगा। बट गामा हेक्सागोनल शेप बनना है, ठीक है, तो गामा जो होगा वो 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक, वो कितना हो जाएगा, गामा इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक, इसको याद रखिएगा। और अब यहाँ पर आती है बारी किसकी, डिस्टेंस की बारी आती है। तो डिस्टेंस को देखा जाएगा तो भाई अगर आप हेक्सागोन बना रहे हो तो ये वाला प्लेन की सारी आर्म जो है वो सेम होंगी। बट जब इसको जोड़ने की बारी आएगी दूसरे प्लेन से, जैसे इस तरह से, जैसे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, अगर इस तरह से जोड़ना होगा तो उस कंडीशन में हो सकता है कि ये डिस्टेंस जो है वो सेम ना रह जाए, वो क्या हो, डिफरेंट हो जाए। तो इसलिए लिख रहा है ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। ऐसी कंडीशन में भी यहाँ पर भी क्या होगा, सिंपल क्यूबिक सेल बन के तैयार हो सकती है। आखिरी पॉइंट बचता है, आखिरी क्या हो जाएगा, आखिरी है आपका रोम्बोहीड्रल। रोम्बोहीड्रल क्या होगा देखा जाए, हीड्रल। ठीक है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ए बी सी तीनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। अल्फा बीटा गामा तीनों एक दूसरे के बराबर है, लेकिन तीनों 90 डिग्री नहीं है, यानी राइट एंगल नहीं बन रहा है इनके बीच में। ठीक है, और इसमें भी कौन सी सेल बन रही है, सिंपल क्यूबिक सेल बन रही है। ठीक, तो ये आपका पूरा क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेविस लैटिस का चार्ट तैयार हो गया। ठीक है, ब्रेविस लैटिस में आप देखो तो पहले वाले में 3, फिर 2, फिर 4। ठीक है, 3 2 5 4 9 2 11 12 13 14, 14 क्रिस्टल 14 लैटिस बन के तैयार हो गए। ठीक है, तो ये 14 क्रिस्टल सिस्टम हो गया, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम हो गया। ठीक है, तो यही सारे दो जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक, इसको याद करने का तरीका क्या होना चाहिए, इसको याद करने का बड़ा आसान सा ट्रैक्ट है एक, चाहे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वैसे ज़्यादातर तो याद ही हो जाता है। क्यूट आवर मदर। ठीक है, ये तो सभी के लिए सही है ना, क्यूट आवर मदर। ठीक, यहाँ पर सी यू किसके लिए, क्यूबिक सिस्टम के लिए, टी ई टेट्रागोनल। ठीक है, ओ यू आर ऑर्थो रोहम्बिक। ठीक है, एम ओ मोनो क्लाइनिक। ठीक है, टी क्या हो जाएगा आपका, ट्राई क्लाइनिक। ठीक है, एच ई हेक्सागोनल, और आर से क्या हो जाएगा, रोम्बोहीड्रल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये क्रिटिक हो गई। अब आप इस ट्रिक से आराम से आते हो, देखो मदर में कितना कुछ आ गया। ठीक है ना, तो अब ब्रेविस लैटिस आप तैयार कर लीजिए, और क्रिस्टल सिस्टम चैप्टर में ख़त्म हो चुका है। आगे हम लोगों को इस चैप्टर में रिलेशन बिटवीन इंटर एक्सियल डिस्टेंस या एक्सियल डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम एंड रेडियाई ऑफ द एटम मॉलिक्यूल और आयन, इनके बीच में रिलेशन पढ़ना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल लगाने के लिए। यही इतना ख़त्म कर लेना है, फिर पैकिंग इफिशियंसी निकाल लेनी है, आपको रेडियस रेशियो निकाल लेना है। लगभग आप जानते हो कि चैप्टर आप आधा ज़्यादा ख़त्म कर दोगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी होंगी, और उसके बाद फिर थ्योरी बचेगी। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को इतना पढ़ के ख़त्म कीजिए, जो लोग पढ़ चुके हैं रिवाइज़ कीजिए। आप लोग जो है जो भी तैयारी कर रहे हो सॉलिड स्टेट की, तो इसमें ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको बढ़िया से तैयार कीजिए, और चैप्टर आगे हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक्स है उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।